तो बच्चों आप लोगों को पता ही होगा यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम बिल्कुल ही करीब आ चुका है। अब तो उसी के हिसाब से मैंने देखेंगे इसका अगर पैटर्न देखना है तो 20 क्वेश्चन अब की बार क्या होने वाले हैं, ऑप्शनल रहने वाले हैं। ठीक है, शुरू में 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के, वो ऑप्शनल रहने वाले हैं। तो इतना अगर कर लिए तो आप लोग पास कर ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं आज अभी आप लोगों को पास कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इतना देख लिए तो आप लोग पास हो जाएंगे, इतना समझ लीजिए। बाकी अगर और अच्छा नंबर लाना है, टॉप करना है, तो उसके लिए फिर इसके बाद एक लेक्चर और 2 लेक्चर और आएगा। वो तीनों अगर सीरीज में आप लोगों ने देख लिया तो मतलब मैक्सिमम 90% तक अच्छे खासे नंबर आप लोग गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न जो है 20 होते हैं, तो लगभग 20-30 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। ध्यान से आप लोग देखिए, अभी सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अब देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब मैं समझाते हुए बताऊंगा, तो ये अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो देखो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, तो देखो जरा, मैंने इसको पढ़ाते समय बताया था। बाकी अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो अगर देखना चाहे लेक्चर तो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। बाकी अगर मैं ये वापस समझा दे रहा हूँ, P अपॉन Q के फॉर्मेट में क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो किस फॉर्म में होती हैं, P बाई Q के फॉर्म में। यहाँ पर P और Q जो होता है ये क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है। ये अंश है, ये हर। तो ये जो हर होता है वही डिसाइडिंग फैक्टर है, वही डिसाइड करता है कि ये संख्याएं शांत होंगी कि अशांत होंगी। ठीक है, अगर ये Q को मैं Q का ही फैक्टराइज कर दो, Q को क्या कर दो, गुणनखंड करो Q का। अगर उस गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के ही मल्टीपल हैं, ठीक है, यही दोनों संख्याएं हैं। ठीक है, 2 और 5 यही दो संख्याएं अगर सिर्फ आ रही हैं तो जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, शांत का मतलब एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, शांत दशमलव। ठीक है, अब एक बार शांत का मतलब समझ लेते हैं। देखो जरा, अगर शांत का मतलब ये होता है, जैसे 2/5 आ गया तो 5 से काटोगे 5 चौक 20, तो 0.4 यही आएगा। बताओ दशमलव के बाद ये क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं शांत दशमलव। तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इसके अलावा 2 और 5 के अलावा हर में कोई भी संख्याएं अगर आ रही हैं तो वो जो भी संख्याएं बनेंगी उसका दशमलव प्रसार शांत न होकर के क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 15/60। अब 60 को तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 3 12 25 60। बताओ 2 2 5 आ तो रहा था, लेकिन इसमें एक 3 क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया। तो यानी कि ये कैसा हो जाएगा, अशांत। सही है, गलत है। यहां पर पहले इसको डिवाइड करके देखो, पहले काटो 3 से, 3 5 15, 3 5 15, और यहां पे 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 20, 5/20। अब ये कहा जाएगा, अब यहां से 3 हट चुका है, अब इसका फैक्टर निकालो। अब ये 20 जो आया है नीचे, अब इसका फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 25 20, 2 2 5 ये हो गया। ठीक है, तो ये जरूरी है, ये चेक करना एक बार जरूरी है। तो बताओ दोनों टाइप का आता है कि नहीं आता है। अगर मान लो कोई भी परिमेय संख्या है तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत वाला भी होता है और अशांत वाला भी होता है। तो ये एकदम क्लियर है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला, उपयुक्त दोनों। ठीक है, दोनों टाइप के आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शून्येतर परिमेय संख्या, कोई भी शून्य को छोड़कर के कोई अतिरिक्त परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या जो है उसको बताना है कि उन दोनों का, देखो एक कोई परिमेय संख्या यानी P बाई Q के फॉर्म में कोई संख्या है, अगर इसका मतलब या तो प्रसार करेंगे तो या तो शांत आएगा या अशांत आएगा, यही दोनों होता है। लेकिन अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है, जैसे मान लो रूट के अंदर करली में कोई संख्याएं आ गई तो वो अपरिमेय होती हैं। ठीक है, उसका दशमलव प्रसार करोगे तो न तो रिपीट करेगा न ही टर्मिनेट होगा, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, अशांत एवं अनावर्ती। ठीक है, वो अशांत होगा और अनावर्ती होगा, अपने आप को रिपीट नहीं करेगा कि 1.33333 आने लगे, ऐसे नहीं होगा। जैसे पाई की वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है, पाई की वैल्यू जो होती है वो भी देखो अशांत एवं अनावर्ती है, यानी वो कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो मान लो कोई परिमेय संख्या है, उसमें गुणा करा दे रहे हो अपरिमेय संख्या का। ठीक है, तो गुणा जब कराओगे तो ओवरऑल जो आंसर आएगा, अगर ये भी अपरिमेय रहता तो चांस था कि वो अपरिमेय भी आ जाता, परिमेय भी आ जाता। लेकिन जैसे क्या है, √3 है और गुणा करा दिए √2 से, तो ये भी अपरिमेय है और ये भी। करड़ी में जितनी संख्या होती है अपरिमेय होती है। ठीक है, सब नहीं, लेकिन हाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। करड़ी में अगर इसे 4 लिख दिए तो ये तो कूद के बाहर आ जाएगा 2, तो ये नहीं है, ये तो परिमेय बन गया। बाकी सब जितने भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, बाकी जितने भी संख्याएं होती हैं सब क्या होती हैं, अपरिमेय होती है। तो कर्डिन 3 अपरिमेय, कर्डिन 2 अपरिमेय, गुणा कराओगे कर्डिन 6 आएगा। बताओ क्या आ गया,
अपरिमेय। अगर यही करड़ी में 3 कर दूं और करड़ी में 3 कर दूं तो दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन गुणा करने के बाद क्या हो गया, 3 हो गया, यानी क्या बन गया, परिमेय संख्या बन गई। समझ में आया? या ऐसे लिखा है 3 करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 तो हो जाएगा क्या, 9। ठीक है, 3 करड़ी में 3 बचेगा और 1 3 पहले से ही है, 9 हो गया। तो बताओ यहाँ अपरिमेय ये भी था, अपरिमेय और अपरिमेय का गुणा कराओ तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, क्योंकि देखो ये परिमेय है और ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है और ये क्या आया, अपरिमेय आया, यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों आ सकता है। समझ में आ गया? दूसरी बात, अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक शून्येतर संख्या है और वो शून्येतर की संख्या कैसी है, परिमेय संख्या, ठीक है, तो एक परिमेय संख्या p/q, मान लो मैंने 6 ले लिया और एक करड़ी में 3 हो गया, अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय का गुणा जब कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये कैसी संख्या आई, अपरिमेय। तो ये सदैव क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। समझ में आ गया? ऐसे टाइप के कोई भी क्वेश्चन अब आएंगे आप लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस ऑप्शनल क्वेश्चन को चूज किया है, ऐसा सोचकर बिल्कुल नहीं किया है कि यही क्वेश्चन आपको आ जाए। मैं ट्राई कर रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चंस के माध्यम से मैं सारे क्वेश्चन को, जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं उसको समझा दूं, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे तो कुछ है नहीं है। अगला देखते हैं जरा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद बिंदु पता ही क्या होता है, दो रेखाएं जिस जगह पर कट करती हैं, जिस जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं, जिस जगह पर प्रतिच्छेद करती हैं, उसी का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकालने, ठीक है। तो जैसे मान लो कि x बराबर 0, कौन सा अक्ष दिया है, वो y अक्ष दिया है। समझ में आ रहा है? यानी y अक्ष जो होता है उस पर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। समझ में आ रहा ना? जैसे ये मान लो मैंने बना दिया, ये x अक्ष इधर बना दिया और ऊपर वाला क्या है, y अक्ष है। ये क्या है, y अक्ष, और ये कौन सा है, x अक्ष। तो बताओ, ये x अक्ष और y अक्ष दोनों हमको पता है। ये y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0 होता है, ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। यानी x बराबर 0 किस रेखा का समीकरण है, यही इसी रेखा का समीकरण क्या है, x बराबर 0। यहां देखो x से अगर राइट जाओगे तो x की वैल्यू बदलेगी, इस पॉइंट से इधर लेफ्ट जाओगे तो x की वैल्यू नेगेटिव में आएगा, लेकिन ऊपर नीचे जाने से x में कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, x 0 बना रहेगा, ठीक है। तो ये y अक्ष का इक्वेशन है। मान लो दूसरा का इक्वेशन आ जाओ, 2x + 3y बराबर 12, ठीक है। अब उसका ग्राफ नहीं बनाना है, यहाँ हमको ऑप्शनल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। देखो जरा, मान लो ये अलग यहीं से कहीं रेखा मान लो इसे जा रही, मान लो जनरली ऐसे मैंने समझाने के लिए बता दिया कि एक रेखा इसे जा रही है और वही रेखा है कौन सा, 2x + 3y बराबर 12। समझ में आया? ये दिया हुआ है। बताओ, जिस जगह पर ये दोनों प्रतिच्छेद करें इसी का हमको निर्देशांक बताना है। ये जो पॉइंट है यहां पर x 0 है, इसका मतलब इस लाइन को भी, इस रेखा को भी क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो यही रेखा में ले जा करके x बराबर क्या कर दो, 0 धर दो, 0 पुट कर दो। 2x + 3y बराबर 12 कर देंगे, x की जगह पर क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो 2 × 0 + 3y बराबर 12 है, तो भैया गए 0, यहाँ बचा 3y बराबर 12, y की वैल्यू क्या आ गई, 4। बताओ, यानी जिस जगह पर ये कट किया वहां 1 2 3 4 पे जाकर, यानी इस पॉइंट, इस जगह का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,4। समझ में आ गया? यानी कौन सा ऑप्शन, दूसरा वाला। समझ में आ गया? ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अगर मान लो यहीं पर कोई दूसरा इक्वेशन दिया रहता, मान लो यहाँ x बराबर 0 ना करके कुछ और दिया रहता, तो दोनों को हम लोग सॉल्व करते, ठीक है, दोनों को हल करते और हल करके फिर प्रतिच्छेद बिंदु निकालते। याद है कैसे निकाला जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है। उन दोनों का फिर कॉमन पॉइंट निकल जाता है। कॉमन पॉइंट का मतलब उभयनिष्ठ बिंदु, और वही कहलाता है क्या, प्रतिच्छेद बिंदु। याद आ गया? ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखिए जरा। चौथा नंबर क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः, देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का मतलब पता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये सबसे बड़ी संख्या ना, अगर हमसे सबसे छोटी संख्या कहता तो हम लोग लेसन निकालते, लेकिन यहाँ पर महत्तम, बड़ी संख्या का मतलब क्या, महत्तम समापवर्तक निकालना, ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। यानी कि ऐसा निकालना है, लेकिन एक चीज याद रखना, इससे इसको और इसको दोनों को डिवाइड करें, मतलब दोनों को भाग करने पर शेषफल क्रमशः क्या बचना चाहिए, 5 और 8। तो देखो इसमें से 5 घटा लो और इसमें से 8 घटा लो,
जो संख्याएं मिल रही हैं उसी का क्या निकाल लो, मैसा निकाल लो। मैसा से तो एक बात याद रखना कि अपने मैसे से दो संख्याएं हैं, दोनों का मैसा कुछ आया, उस मैसे से अगर इस संख्या को डिवाइड करोगे तब भी डिवाइड हो जाएगा, इस संख्या को डिवाइड करोगे तब भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मैसा लिया गया है, कॉमन लिया गया है, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देगा। तो वही कहा जा रहा है कि इसमें से 5 घटा लो, इसमें से 8 घटा लो, उसके बाद मैसा निकालो तो दोनों संख्याओं का मैसा जो रहेगा उसको डिवाइड कर देगा। लेकिन हाँ, 5 घटाए थे इसलिए 5 हमेशा इसमें भी बचेगा, 8 घटाए थे इसलिए इसमें से भी 8 बचेगा। तो बस सीधे सीधे क्या करना है, 70 में से क्या कर दो -5, कितना बचेगा। ये ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूं, वरना सिस्टमेटिक लिखते कैसे हैं वो अभी इसके बाद मैं बताऊंगा कॉपी में कैसे लिखे जाएगा, ठीक है। ये देखो 70 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 65, और दूसरा वाला कितना था 125, उसमें से कितना बचना चाहिए शेष, तो 8, तो 8 घटा दो, कितना बचेगा 17, 117 और यहाँ 65। अब इन दोनों का मैसा निकालना, तो मैसा कैसे निकालेंगे याद है हम लोग, चलो डायरेक्ट निकालते हैं। वो वाला कौन सा मेथड, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं, ठीक है। तो 65 से करेंगे डिवाइड 117 को, कितनी बार जाएगा 65, एक बार जाएगा, ठीक है। तो 65 बचेगा, 65 बचेगा, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे कितना बचा 11, 11 में से 6 गया 5, 52, 52 से 65 में भाग दोगे फिर से, तो 52 एक कम 52 बचेगा कितना 13। अब 52 को डिवाइड करो, 13 चौके 52, ठीक है। बताओ पूरी तरीके से कट गया, यस। तो जिसने पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया इसी को क्या बोला जाता है, HCF, मतलब मैसे, HCF, यही हमारा क्या बन के आता है HCF, यानी कि इसका HCF आ गया 13। अब 13 से डिवाइड करके देख लो 70 को, 13 5 65, शेषफल कितना बचा 5, 125 को 13 9 117, बचा कितना 8, तो दोनों में से वही बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो यही कहने का मतलब है जो शेषफल बचाना है पहले ही घटा लो, उसके बाद से मैसा निकाल दो, बस वही हमारा होता है आंसर। यानी कि इन दोनों का आंसर कितना आ जाएगा 13। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगला देखते हैं 5वां क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा आप लोग खुद कॉमन सेंस लगा के लगा सकते हैं कि कैसे मैंने बताया था उससे रिलेट करके लगाओगे तो भी ठीक ठाक नंबर हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं जरा, डरना नहीं है एग्जाम से, ठीक है। देखो जरा, समीकरण 2x + ay बराबर 1 बराबर 3 तथा 3x + -5y बराबर 7 का कोई हल नहीं होगा यदि a का मान, तो जरा देखते हैं जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूं। जैसे मान लो कि दुईठे इक्वेशन दिया है, ax + by + c बराबर 0, और दूसरा का दिया है a1 मान लो, चलो यहाँ b1 मान लो, यहाँ c1 मान लो। अगला वाला क्या कर दो, a2x + b2y + c2 = 0। दो इक्वेशन दे रखा है इसने। अब अगर बताना है इन दोनों में, मतलब देख करके ही बताना है कि कैसे कौन सा, मतलब कि एक हल होगा, किसमें अनंत हल होंगे, किसमें कोई हल ही नहीं होगा, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, तो जरा देखो a1 बटा a2, a1/a2, ये जो गुणांक है, यक्स का गुणांक y का गुणांक, उन गुणांकों के आधार पर डिसाइड होता है, ठीक है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 अगर आ गया तो इसके कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। इसके कितने हल होंगे, अनंत हल, ठीक है। और दूसरी बात, अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आया तो उसके कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब तीसरा वाला, अगर a1/a2 पहले ही बर्बाद हो जाए, मतलब कि पहले ही बराबर ना है b1/b2, तो उसको क्या बोलेंगे, एकमेव हल, सिर्फ और सिर्फ एक हल, ठीक है। यूनिक बोलते हैं, यूनिक, ठीक है। तो एक हल, सिर्फ और सिर्फ एक हल, ठीक। तो देखो जरा इसका मतलब एक बार समझते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं, ठीक है, समपाती हैं, ठीक। और दूसरी बात, अगर दोनों रेखाओं का बीच में कोई कनेक्शन, देखो कितने पॉइंट पर टच कर रही है, 1 2 3 4 5 है, इनफाइनाइट पॉइंट, अनंत अनंत बिंदुओं पर आपस में टच करती हुई जा रही है। तो जितने बिंदुओं पर टच करती हैं वही उसके क्या होते हैं, हल होते हैं। तो अनंत बिंदु पर टच करा इसलिए अनंत हल हो गए। इसमें देखो दोनों समांतर हैं, तो इसके लिए ये जो रेखाएं होती है वो समांतर होती हैं। अगर मान लो a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाए और c1/c2 बराबर ना आए तो रेखाएं क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है। तो इसका मतलब कोई हल नहीं आएगा। और लास्ट वाला क्या है, ऐसा हो जाएगा, मतलब किसी एक पॉइंट पर जाकर के दोनों क्या करेंगे, कट करेंगे। a1/a2 = b1/b2 अगर आया तो उसको बोलते हैं क्या, एक जगह पर जाकर के इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद कर रहा है, और वही पॉइंट कहलाता है क्या, प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, याद आ रहा होगा। तो यहां पर हमसे क्या रहा है कि समीकरण, ये देखो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे 2x
प्लस ए वाई प्लस इक्वल्स टू 1, और यहाँ क्या है 3x माइनस 5y बराबर क्या दिया हुआ है 7। इन दोनों के लिए क्या कह रहा है, ए का कौन से मान के लिए, ए के किस मान के लिए, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो कोई हल नहीं मतलब समझ में आ रहा है, दोनों रेखाओं को क्या कर देना है पैरेलल। पैरेलल मतलब समांतर, समांतर मतलब है वाला हिसाब किताब। ठीक है, यानी कि यही कंडीशन को हमको सेटिस्फाई कराना है, यही वाला अगर हम लोग सेटिस्फाई करा दिए तो इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा। जरा चेक करते हैं, a1 कितना दिया है 2, तो 2 बटा, चलो नीचे लिखते हैं व्यवस्थित एकदम। ठीक है, तो 2/3 बराबर, बताओ बराबर होना चाहिए, यस किसके, b1/b2, b1 की जगह क्या है a बटा -5। और तीसरा कंडीशन इसी में आगे लगाएंगे, चलो कामा लगा देते हैं, क्या a बटा -5 जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, c1/c2, यानी क्या 1/7 के। समझ गए, तो -5/7 इधर चला जाएगा, यानी a इज नॉट इक्वल टू क्या -5/7। ये तो नहीं होना चाहिए, अगर ये हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, तो ये तो हमारे ऑप्शन में है भी नहीं। फिलहाल हमको यहाँ निकालना है, तो देखो जरा इसका गुणा कराएंगे इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर, क्योंकि यहाँ बटे में उधर जाएगा तो गुणे में, तो 5 दूनी 10, तिरिया गुणा कराते हैं। ठीक है, तो 5 दूनी 10, तो -10, और बटे में इसको पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है 3। ठीक है, तो -10/3, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया -10/3। ये कौन सा वाला सही है, थर्ड वाला आ गया। लास्ट क्वेश्चन, छठा वाला, मतलब लास्ट इसमें इस बोर्ड का लास्ट, बाकी अभी तो बहुत क्वेश्चन करने हैं। छठा वाला क्वेश्चन एक बार समझते हैं। ठीक है, देखो इसी बहाने आप लोगों का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि सारे चैप्टर से कलेक्ट किया गया है क्वेश्चंस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण का है। देखो जरा, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के विविक्तकर का मान तथा मूलों की प्रकृति बतानी है। समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और इसी बहाने मैं और भी बता सकता हूँ। देखो जरा, जब कभी भी ये श्रीधराचार्य वाला सूत्र आप लोगों को याद होगा, जब मूल निकालने होते हैं तो x इक्वल टू क्या आता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाता है b² - 4ac अपॉन क्या होता है 2a। ठीक है, तो यहाँ पे x की कुछ वैल्यू आई है। अब देखो यहाँ पर यही है डिसाइडिंग फैक्टर, यही अगर करड़ी के अंदर है, अगर वो करड़ी में निगेटिव संख्या आ गई, ऋणात्मक संख्या आ गई, तो ये हमारा जो मूल होता है वो कैसा हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। क्योंकि करड़ी में अगर कोई निगेटिव संख्या आती है, ऋणात्मक संख्या आती है, तो मूल कैसे हो जाते हैं, काल्पनिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ऋणात्मक संख्या आ गई तो मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। दूसरी बात, अगर मान लो ये जीरो हो गया तो पहली बात कि ये 2 रूट आते हैं, इसमें एक बार +0 लेंगे, एक बार -0 लेंगे, तो चाहे तुम 0 जोड़ो चाहे घटाओ, कोनो फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि मूल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। समझ रहे हो ना। अगर विविक्तकर का मान 0 हो गया भाई, अगर 0 आ गया तो एक बार -b +0 करेंगे, एक बार -0 करेंगे, तो 2 मूल आएंगे अल्फा और बीटा। ठीक है, जैसे मान लो इसके 2 मूल आते हैं, अल्फा बराबर क्या होता है -b प्लस करड़ी में b² - 4ac बटा 2a, और बीटा मान लो आ गया क्या -b माइनस करड़ी में b² - 4ac अपॉन 2a। यही होता है। अगर मान लो ये अल्फा जौन हो ये जो पहला वाला अल्फा है, ये अगर निकाल रहे हैं, और ये b² - 4ac जो ये है विविक्तकर, इसका मान हो गया 0, तो यहाँ पर भी तो 0 रखेंगे। तो एक बार जब यहाँ 0 रखोगे तो -b + 0 अपन, तो ओवरऑल आंसर होगा कितना आएगा -b/2a, और यहाँ पे अगर 0 हो गया तभी भी क्या आएगा -b/2a। तो ये दोनों मूल क्या हो गए, समानित हो गए, तो दोनों रूट्स यानी दोनों मूल क्या होंगे, द्विघात समीकरण के समान हो जाएंगे। ठीक है। तीसरी बात, अगर मान लो कि वो 0 के अलावा कोई तीसरा आ गया, ठीक है, पहली बात तो रियल भी है और ऊपर से समान हो गया। रियल मतलब वास्तविक होंगे या समान होंगे। तीसरी बात ये कह रहा है कि अगर मान लो कि ये 0 भी नहीं आया और ऋणात्मक भी नहीं आया, तो पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। और धनात्मक अगर आया तो धनात्मक का मतलब समझिए एक बार, धनात्मक अगर आ गया तो दो कंडीशन आएगी। हो सकता है क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग आए, 16 आ जाए, 36 आ जाए, तो तुरंत करड़ी से बाहर आ जाएगा। और परिमेय संख्या यानी हमारे जो रूट्स आएंगे, जो हमारे जो मूल आएंगे, वो कैसे हो जाएंगे, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। करड़ी से बाहर आ गया तो परिमेय बन गया, अगर करड़ी के अंदर रहा तो अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मान लो पूर्ण स्क्वायर यानी कि पूर्ण स्क्वायर कह रहा हूँ, पूर्ण वर्ग अगर नहीं बना तो क्या हो जाएगा, एक
ऐसा कोई नंबर आ जाएगा, मान लो करड़ी में 13 आ गया, 13 आ गया, तो अगर ऐसा कोई नंबर आ रहा है तो वो कैसा हो जाएगा नंबर, वो तो मूल कैसे हो जाएंगे, अपरिमेय हो जाएंगे। करड़ी में अगर कोई संख्या आ गई जो रूट से बाहर नहीं आ सकती है तो कैसे होंगे, अपरिमेय होंगी। ठीक है, वो संख्याएं कैसी होंगी, अपरिमेय संख्याएं। समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक बार जरा देख लेते हैं जल्दी से, 2x² - 4x + 3 = 0 के विविक्त कर, तो इसी को क्या बोला जाता है, विविक्त कर बोला जाता है। b² - 4ac, यही डिसाइडिंग फैक्टर है, इसी को क्या बोलते हैं, विविक्त कर। तो देखो जरा इसी को लेके चलते हैं, देखो विविक्त कर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डी से इक्वल्स टू क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac। b की वैल्यू जरा देखो कितना है, -4, चिन्ह के साथ लिया जाता है, तो -4, तो -4 का स्क्वायर, -4 a की जगह पर कितना लेंगे, 2, और c की जगह पर कितना लिया जाएगा, 3। याद आ रहा है, ओके। तो -4 का स्क्वायर 16, प्लस का 16 होगा, माइनस भले लगा है लेकिन स्क्वायर लगते ही वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये 16 -4 दूनी 8 त्रिक 24, बताओ 24 आ गया। तो घटाओ कितना आएगा, -8। ठीक है, ये -8। बताओ अगर ऋणात्मक आ गया, विविक्त कर अगर ऋणात्मक आ गया तो जो ये है करड़ी में ऋणात्मक संख्या आ गई, और करड़ी में ऋणात्मक संख्या आ गई तो देखो विविक्त कर का मान निकालने के लिए क्या था, विविक्त कर का मान आ गया है। वैसे क्वेश्चन कुछ और था, मैंने छोटा करने के लिए ताकि बोर्ड पे लिख सकूं, वो लिखा था नहीं छोटा था, इसलिए मैंने ये बदल दिया था। ठीक है, तो विविक्त कर का मान मैंने निकाल दिया -8। बताओ इससे अभी हम लोगों ने बताया है कि अगर मान लो कि निगेटिव संख्या आ गया, करड़ी में ऋणात्मक आ गई, तो परिमेय जो रूट्स होते हैं यानी कि जो मूल होते हैं, मूलों की प्रकृति कैसी होती है, मूल क्या बन जाते हैं, काल्पनिक बन जाते हैं। दूसरी बात, अगर ये प्लस में आता और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो अपरिमेय होता और वास्तविक होता। अगर 0 हो जाता तो समान हो जाते, लेकिन ये आया क्या, नेगेटिव यानी ऋणात्मक, और ऋणात्मक आने की वजह से इसको क्या कहेंगे, इसका जो मतलब द्विघात समीकरण का जो मूल है वो कैसा हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक होगी तथा भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, काल्पनिक में भी अलग अलग होंगे। एक बार प्लस लोगे कुछ और आएगा, माइनस लोगे यहाँ पे तो कुछ और आएगा। देखो प्लस लोगे तो कुछ और जाएगा, माइनस लोगे कुछ और आएगा। हाँ, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे, काल्पनिक, क्योंकि करड़ी में माइनस इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, दोनों के मान काल्पनिक ही होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये 6 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला बुक फिर से लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये अगला कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, पहला वाला इसमें 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, AOBC एक आयत है। आयत का मतलब समझ रहे हो, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और एक दूसरे पर कितने डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का, यही टाइप का है कुछ आयत। ठीक है, ये आयत है 5,0 भाई 0,0 और C का मान हमको नहीं पता है। ठीक है, देखने में भी एकदम समझ में आ रहा है कि देखो ये ओरिजिन है, x अक्ष और y जहाँ कट करते हैं उसके बाद 0,3 A पे पहुंच गया, 5,0 देखो x अक्ष पे 5 है, वहाँ पे y अक्ष पे x 0 और x अक्ष पे y 0, और बाकी C का हमको निर्देशांक बताना है, हमको उसको मान लिया क्या, x, y। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, इसका विकर्ण पूछ रहा है। ठीक है, यानी इससे इसकी जो दूरी है वही बतानी है। ठीक है, तो देखो साफ सीधी बात है, इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है, साफ सीधा क्या कह रहा है कि इसका विकर्ण है, यानी इससे और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वही क्या होगी, विकर्ण होगी। तो जरा देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो AB इक्वल्स टू, क्योंकि AB क्या है, ये एक विकर्ण है। ठीक है, AB एक विकर्ण है, OC भी क्या होगा, एक विकर्ण होगा। तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मैं लिख दे रहा हूं जिससे याद हो जाए फिर से। ठीक है, तो अंडर रूट में x2, इसको मान लो x1 y1, ये हो जाएगा क्या, x2 y2। जरा देखो x2 - x1 तो 0 - 5 कितना आएगा, -5 का स्क्वायर प्लस y2 -3 - 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 - 0 का स्क्वायर। बताओ जरा जल्दी से, यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34, 34। तो करड़ी में 34। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, थर्ड वाला। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है। बताओ अगर एक मूल
इसका 1/2 है और ये उसका एक मूल है, तो ये उसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को, इस द्विघात समीकरण को ये जो मूल है वो क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करा के देख लेते हैं। तो x² प्लस kx और -5/4 इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ पर 1/2 अगर उसको संतुष्ट करेगा तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में 1/2 -5/4 बराबर 0। अब देखो जरा, यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी, 1/4 बचेगा ये, प्लस k/2 -5/4 बराबर 0। अब चाहो तो सीधे ऐसे ले लो, कितना, 4। ठीक है, तो 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी 4 तो 2 के -4 एकम 4 तो 1 बचे 5। ठीक है, ये बचेगा बराबर 0। बताओ 4 यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा पूरी तरीके से। 5 में से 1 गया 4, तो 2k - 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। भाई 4 इधर यहाँ आके क्या हो गया, 0 हो गया। अब भाई 4 इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2k बराबर कितना आएगा, 4। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, 2 दूनी 4, तो k की वैल्यू आ गई 2। यानी कौन सा ऑप्शन सही, पहला वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखो जरा कब होते हैं। तो पहली बात, यदि उनके संगत कोण बराबर हों, बात तो सही है, पर अगला वाला 100% एकदम मतलब कि टू द पॉइंट बात है कि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो यानी ये भी सही है और ये भी सही है। और अगर ये दोनों सही है तो इन दोनों को हटा करके सीधे हम लोग एक क्या ऑप्शन टिक मारेंगे, कौन सा वाला, सही वाला, उपर्युक्त दोनों। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तीसरा वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां वाला देखो जरा, sin 75 sin 75 sin 75 बटा cos 15। ठीक है, ये 15 लिखा हुआ है भैया। ठीक है, 15। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, देखो sin 90 माइनस थीटा कर दो, sin 90 माइनस 15। बताओ 90 डिग्री में से 15 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे 75 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो sin 75 को मैंने 90 माइनस 15 के रूप में लिख लिया। अपॉन क्या हो गया, cos 15 डिग्री। अब ये आप लोगों को याद होगा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, क्या बात है। तो यहाँ हो जाएगा cos 15 डिग्री। अपॉन में क्या रहेगा, cos 15 डिग्री। दोनों हो गए कैंसिल, आंसर कितना आया, 1। कौन सा ऑप्शन सही, सेकंड वाला। कोई दिक्कत वाली बात, ओके। अगला देखते हैं, इफ। ये क्वेश्चन मैंने एक बार अपने YouTube पे डाला ही भी है। इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करके जरा एक बार समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक तरीका, 2-3 तरीके हैं। पहला क्या कि देखो क्या दिया है, 4 tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है। 4 को इधर लेके आओ तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 3/4। बताओ ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया क्या, लंब बटा आधार। यही तो होता है tan थीटा, लंब बटा आधार, लाल बटे कक्का, LAL KKA। तो लास्ट में L/A आया तो लंब बटा आधार आया, यही होता है tan। तो चाहो तो यहां से कर्ड निकालो, आएगा 5, उसके बाद से सबकी जगह ले जाके पुट करो, आंसर आ जाएगा। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं कहूंगा क्या करो, देखो जो दिया है tan थीटा की वैल्यू 3/4 आ गई, इसको इसे लेके पकड़ के बैठे रहो। अब समझो जरा, 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, ये है। अब ऊपर नीचे से cos थीटा कॉमन ले लो, ऊपर से cos थीटा जब कॉमन लोगे, यहां तो cos है नहीं, तो cos से मल्टीप्लाई, cos से डिवाइड, तो जो ऊपर वाला है वो तो चला जाएगा, नीचे रह जाएगा। तो यानी कि cos थीटा बाहर, अंदर क्या बचेगा, 4 sin थीटा बटा cos थीटा माइनस, यहां से cos थीटा तो पूरी तरह से बाहर ही ले चुके हैं, तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ 1। अब बटे में क्या होगा, यहां से फिर cos थीटा कॉमन लो, तो cos थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 4 sin थीटा बटे cos थीटा माइनस नहीं प्लस, और यहाँ क्या आएगा 1, क्योंकि cos थीटा को ले लिए हैं बाहर, है दोनों कट गए। अब बताओ sin थीटा बटे cos थीटा को क्या बोलते हैं, tan थीटा। तो यही नीचे लिख दे रहे हैं 4 tan थीटा माइनस 1 बटा 4 tan थीटा प्लस 1। बताओ tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4, तो यहीं लाके रख दो, 4 गुणे 3/4 माइनस 1 बटा यहाँ क्या कर देंगे, 4 गुणे 3/4 प्लस 1। 4 से 4 यहाँ कटा, 4 से 4 यहाँ कटा, यहाँ क्या बच गया, 3 माइनस 1 बटा 3 प्लस 1, यहाँ क्या 2/4, कैंसिल करके कितना आएगा, 1/2। यही हमारा क्या हो गया आंसर, कौन सा वाला, थर्ड ऑप्शन। इस तरह से सॉल्व करते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन फिर लिखते हैं हम। तो बच्चों अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखने में तो काफी टफ लग रहा है, पर है बहुत ही इजी सा, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, कुछ इस प्रकार का जिसमें 90 डिग्री का एंगल ना हो
और सारी साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, उन्हीं को क्या कहा जाता है, समचतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक समचतुर्भुज समझ लीजिएगा लगभग। तो ये एक समचतुर्भुज है। ठीक है, जिसका साइड मैंने नाम ले दिया क्या, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी ये समचतुर्भुज है। अब कह रहा है क्या, समचतुर्भुज में विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। बताओ भाई 16 होगा क्या, बड़का वाला 16 होगा ना, तो वही वाला क्या हो गया 16 सेंटीमीटर, और ये छोटा वाला कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो बताओ समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को कितने डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, कितने एंगल पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं, ये भी बात है। तो ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं 90 डिग्री पर। तो यहां पर ध्यान दो, ये कितना था 12। ठीक है, समद्विभाजित भी करते हैं, तो आधा आधा कितना बचेगा, ये बचेगा 6 है, पूरा कितना था 16, तो अधवा कितना बचेगा 8, तो ये 6 सेंटीमीटर आ गया, ये 8 सेंटीमीटर आ गया। बताओ ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या, यस। तो पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग, चलो हिंदी में नहीं लिखे हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक है, तो बताओ हमको साइड चाहिए, तो यानी एडी एक साइड मिल गया, सब साइड ये बराबर होता है, तो एडी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर धन आधार, यानी 6 का स्क्वायर धन 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 का 64, ओवरऑल ऐड करेंगे कितना आएगा 100। एडी स्क्वायर कितना आ गया 100, तो एडी कितना आ जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हटाते तो स्क्वायर रूट लगता है, स्क्वायर रूट लगेगा तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, यानी इसका साइड कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही, सेकंड वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेज करते हैं इसको, इस तरह से लगाते हैं। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर लिख रहे हैं तो इसको टिक लगा के मत करिएगा, उसको एक सही तरीके से लगाते हुए चलिएगा, छोटा सा ही लगाइएगा पर लगा के दिखाइएगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर टिक मारेंगे तो फिर वो उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है एग्जाम में। ठीक है, कॉपी दिखनी चाहिए कि हाँ आप लोगों ने एक्चुअल में उसमें वर्क किया है। ठीक है, 20 नंबर पे ही शुरुआत में अगर चेक करते समय एग्जामिनर अगर खुश हो गया तो आगे चल के अगर मतलब कहीं गलतियां भी रहेंगी तो उसको हल्का सा कंप्रोमाइज़ करके नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसको लगा करके तब टिक लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे टिक नहीं लगा देंगे, यही आंसर। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं देखो दिया है 4:9 के अनुपात में, 4:9 के अनुपात में है। अब यहाँ पे भुजाएं जो है वो 4:9 के अनुपात में। ठीक है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। ठीक है, तो मान लो दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, इन दोनों के भुजाओं का जो अनुपात है वो 4:9 दिया है, और त्रिभुजों का अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो देखो त्रिभुजों का जो अनुपात होता है वो भुजाओं के अनुपात, मान लो यहाँ पे ए बी और नीचे क्या है डी ई। ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर के क्या होता है, रेशियो के बराबर होता है, इसका स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर। ठीक है, चलो ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। ओवरऑल हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी कितना दिया है 4 और ये कितना है 9 का होल स्क्वायर। ओवरऑल आंसर कितना आया 16/81, 16:81, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 16:81। तो कौन सा ऑप्शन सही है, लास्ट वाला डी वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये याद कर लेना ये कि अगर किसी भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात और उनके दो भुजाओं के अनुपात इसके स्क्वायर के ये बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि एक वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप आपस में बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि उसके वृत्त का जो परिमाप है और वर्ग का परिमाप बराबर है, तो लिखेंगे क्या, गिवन मतलब क्या दिया है, क्या वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। ठीक है, ये दोनों दिया है। बताओ वृत्त का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, वो क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है क्या 2πr। वृत्त का परिमाप बोलो या वृत्त की परिधि बोलो, बात एक ही है। ठीक है, वृत्त की परिधि का मतलब उसका, अब देखो परिमाप का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सभी भुजाओं का योग। अब यहाँ भुजा होती ही नहीं है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, यानी परिधि बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्त का परिमाप यानी वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप 4 गुणे साइड को मान लेता हूं मैं a, क्योंकि चारों साइड वर्ग में बराबर होता है इसलिए 4 × साइड, तो ये हो गया। अब यहां से 4 को लेके आओ इसके नीचे, तो हो जाएगा 2πr/4a, 2 दूनी 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a बराबर हो गया πr/2। इसको ऐसे ही लिख के छोड़ दो, ये आ गया एक साइड। अब हमसे क्या कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि
उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या जो पूछा उसको लिखते हैं वृत्त, इसलिए नाउ या फिर अब या नाउ लिख दे रहे नाउ, क्या वृत्त का क्षेत्रफल बटे किसका क्षेत्रफल, यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, दोनों का अनुपात बताना, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर बटा वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ए गुणे ए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पाई आर स्क्वायर लिखते हैं एक बार, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बटा ए की जगह पर कितना लिख देंगे पाई आर बटा 2, पाई आर बटा 2 इंटू एक और लिखा है तो वहां पे भी लिखेंगे क्या पाई आर बटा 2। यहाँ इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे क्या समीकरण 1 से, ठीक है। अब बताओ यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा, एक मिनट पाई आर, ठीक है। अब बताओ आर गुणे आर स्क्वायर हो जाएगा, ये तो खत्म हुआ, एक पाई से एक पाई कैंसिल हुआ, ऊपर सिर्फ बचा एक है, 2 दूनी 4, 4 चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा 4 बटा पाई, ठीक। पाई की वैल्यू 22 बटा 7, इसको लिख देंगे 4 बटा 22 बटा 7, 7 फिर से जाएगा ऊपर, यहाँ हो जाएगा 7 गुणे 4 बटा 22, कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 11, यहाँ 2, यानी 7 दूनी 14 बटा 11, दैट इज 14:11। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कौन सा वाला सही है 14:11, यानी सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। तो लगाने आना चाहिए। यहाँ देखो काटा कैसे हो, देखो जरा, यहाँ पे ए की वैल्यू पाई के टर्म में आर के टर्म में आ गई है, यहाँ ला करके हमने ए और गुणे ए 2 बार है तो 2 बार मैंने लिख दिया, आर से आर 2 बार के तो स्क्वायर कट गया, एक पाई यहाँ कट गया, एक बचा रह गया, 2 दूनी 4, 4 चला गया ऊपर, क्योंकि सबसे डिनोमिनेटर है, यहाँ सबसे ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 बटा पाई आया था, पाई की जगह 22 बटा 7 की, 7 फिर से नीचे आया, उसको लेके जाएंगे ऊपर, उसके बाद से काट दिया गया है 2 बटा 11, 2 7 14 बटा 11, 14:11 हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह से 15वां क्वेश्चन जरा देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन रहा क्या, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो जरा देखो गोलों का अनुपात है, 2 गोले हैं, एक का रेडियस मान लो r1 है, दूसरे का r2 है, ठीक है। दोनों के आयतनों का अनुपात इतना है, ठीक है। तो पहले गोले का आयतन बटा दूसरे गोले का आयतन, दोनों का जो अनुपात है वो कितना दिया है 64:27। बताओ पहले गोले का मान लो जो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब क्या रेडियस, वो r1 है, गोले का आयतन तो 4/3 पाई r1 क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, यहाँ हो गया क्या 64, या फिर इसको भी क्यूब में लिख दो, 4 चौका 16 चौका 64, 4 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 4/3 का क्यूब, ये हो जाएगा r1 बटा r2 का होल क्यूब, बराबर हो गया 4/3 का होल क्यूब। तो r1 बटा r2 कितना आ गया 4/3, यानी 4:3। ये जो दोनों त्रिज्याओं का अनुपात आ गया वो कितना आ गया 4/3। अब अगली बार क्वेश्चन में क्या रहा है वो समझो, कह रहा है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जरा देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, सही है। तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब बताओ पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो 4 पाई r1 का स्क्वायर बटा 4 पाई r2 का स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा, रख दिया मैंने 4 पाई चले गए,
अब यहाँ पे R1 बटा R2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। सही है, यहाँ ये ऐसे ही रहेगा। R1 की वैल्यू, R1 बटा R2 की वैल्यू कितना है, 4/3, तो 4/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/9, यानी लिख सकते हो 16:9 का रेशियो होगा। कौन सा ऑप्शन सही, लास्ट वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, एकदम सिस्टमेटिक। और इसके बाद वाला क्या कह रहा है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 1 से 10 तक की, ठीक है, धनात्मक विषम संख्या। धनात्मक लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ तो 1 से 10 तक की सारी संख्याएं धनात्मक ही है, तो पर लिखा है तो देखते हैं, ठीक है। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो ज़रा देखो, पहले लिखेंगे 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याएं, ठीक है। चलो जरा 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या बताओ। विषम संख्या है तो 1, 3, 5, 7, 9, बताओ 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही है। अब इनका हमको क्या बताना है, समांतर माध्य बताना है। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, समांतर माध्य कैसे लिखते हैं, ऐसे x पे बार, ठीक है, इक्वल्स टू सारी संख्याओं को ऐड कर दो। 1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है उसको सबको ऐड कर दो, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और बटा कुल संख्याओं की संख्या कितनी है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, एकदम औसत की तरह निकालेंगे, ठीक है। तो डिवाइड बाई 5, सबको जोड़ लो, तो 5, 1, 6, 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18 और 7 25, 25/5, 5, 5 जा 25, यही 5 हमारा क्या हो गया, समांतर माध्य। कोई दिक्कत वाली बात, चौथा वाला ऑप्शन सही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो, इसमें 17वां क्वेश्चन, माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। तो ये देखो, आलेखीय विधि को निकालने से सबसे पहले उसका तोरण निकाल जाता है, ठीक है, तो उसको तोरण बोलते हैं, तोरण विधि द्वारा, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट वाला, पता ही होगा, पढ़े होंगे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन है। अगला तो पहला क्या है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है तथा बहुलक 45 है। बहुलक मतलब बार बार आने वाला जो होता है उसको बहुलक बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा बार आ रहा है, ठीक है। माध्य दिया है, बहुलक दिया है, तो एक फार्मूला है, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस माध्यिका। तो माध्य कितना है, देखो माध्य दिया है 27 माइनस बहुलक कितना है 45 बराबर 3 गुणे माध्य कितना है 27 माइनस माध्यिका, तो हमको बतानी ही है, तो लिख देते हैं माध्यिका, ठीक है। ये माध्यिका हमको बताना है, ठीक है। 27, अब 45 घटाना है, 45 यहाँ देखो 5 15 में से 7 गया 8, यहाँ 3 में से गया 18, ठीक है। ये हो गया कितना -18 बराबर 3 गुणे 27 माइनस माध्यिका, ठीक। अब यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 6 18, तो -6 बचा, -6 को इधर लाओ, माध्यिका को इधर लेके आओ, लिख देते हैं पहले -6 बराबर 27 माइनस माध्यिका, ठीक है। अब यहाँ पे 27 को इधर ही लेके चलो, चलो कोई दिक्कत नहीं, -6 माइनस 27 बराबर माइनस माध्यिका, समझ में आ रहा है, पूरा वैसे ही छोड़ते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 27 और 6 कितना हो जाएगा 33, माइनस का 33 बराबर माइनस माध्यिका, ठीक है। अब ये माइनस माइनस कैंसल, आंसर कितना आया 33, कौन सा वाला ऑप्शन सही है, सेकंड वाला, ठीक है। तो वही अपना ऑप्शन करेक्ट है, तो यही हो गया हमारा माध्यिका। तो ये याद रखेंगे फार्मूला, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस माध्यिका, ये वाला इंपॉर्टेंट, अगर ये याद रखेंगे तो रिलेशन है, ये तीनों में रिलेशन है, ठीक है, माध्य माध्यिका और बहुलक, ठीक है, इन तीनों में रिलेशन है, संबंध है, तो याद रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इरेज करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दो बिंदुओं के निर्देशांक -8 तथा 0 का मतलब -8,0 तथा 0,8 है, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लो एक यहाँ पे, ठीक है,
एक का निर्देशांक कितना दिया है -8, 0 और दूसरे का निर्देशांक है 0, -8। वैसे ऐसे नहीं होगा, वो कुछ ऐसा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, समझते हैं। ठीक है, देखो ऐसा होगा, यहाँ से -8 इधर है तो इधर आएगा और इधर नीचे -8 आएगा। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन है तो यही लाइन। अब इसका मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु निकालना है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला याद होगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 कितना, इसको मान लो x1 है y1 है x2 है y2, तो यहाँ हो जाएगा x1 + x2/2, x1 + x2/2 कॉमन y1 + y2/2, ये दो निर्देशांक आएंगे। x1 कितना -8 + 0/2 कमा 0 -8/2। ठीक है, कट करेंगे तो यहाँ आएगा -4, -4, यही दोनों हो गए इसका मध्य बिंदु। ठीक है, तो यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक कौन सा ऑप्शन सही, तीसरा वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। अगला क्या है, बिंदु -3,7 को x अक्ष से दूरी बताइए। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा समझने का फेर हो जाता है, बच्चों को समझ नहीं पाते हैं। देखो जरा, जैसे मान लो कि x अक्ष ये हो गया हमारा x अक्ष, ये हो गया क्या y अक्ष, समझ में आ रहा है, ये हो गया x अक्ष, इधर वाला हो गया y अक्ष। अब यहाँ पे x अक्ष से दूरी हमको बता रहे -3,7, पहले देखो क्या है -1 -2 -3, यहाँ पे आया और 7 जाना है ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कहीं आ गया। ठीक है, यही हो गया क्या -3,7, यही है उसका निर्देशांक। हमसे कह रहा है क्या, x अक्ष से दूरी। ठीक है, अगर y अक्ष से कहता तो भाई y अक्ष है, इससे कितनी दूरी पर है, -3 की दूरी पर। ठीक है, लेकिन यहां पर हमसे कह रहा है x अक्ष से दूरी, तो देखो x अक्ष ये रहा, ये हमारा क्या है, x अक्ष है, और इसी x अक्ष से दूरी बतानी। तो बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मापते हैं ना, हमेशा लंबवत दूरी निकाली जाती है, और लंबवत दूरी निकालना है तो ये कितना है 7, यानी कि 7 वाला सही है। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन सही है, 7 यूनिट है, यूनिट लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, 7 लिख दिया। ठीक है, अगला 21वां नंबर, देखो जगह खाली थी तो मैंने 21-22 तक पहुंचा दिया, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, पर देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि cos 60 cos 30 cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। चाहो तो ऐसा रख दो, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और इसका cos 30 की कर्डिन 3/2 माइनस sin 60 की कर्डिन 3/2 इंटू sin 30 1/2, दोनों वैल्यू क्या आया, 0 आ गया। आंसर कौन सा वाला, फर्स्ट वाला। बाकी और तरीके से लगाना चाहो तो कैसे लगाओगे, कन्वर्ट करके जरा देख लो। sin 60 है तो cos 60 को क्या लिख सकते हैं, sin 30, cos 30 को क्या लिख सकते हैं, sin 60 माइनस यहाँ क्या है sin 60 cos 30। देखो cos 90 माइनस थीटा करके देखो, cos 90 माइनस 60 करोगे, cos 90 माइनस थीटा से क्या होगा, sin थीटा sin 60, यहाँ cos 60 को sin 30, दोनों एक का वैल्यू आ गई, कट के आ गया कितना 0, तो ऐसे भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लास्ट का एक क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो चैप्टर पूरा इसका, जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, पास होने के लिए आज का बहुत पर्याप्त हो गया। ठीक है, इस टाइप से अगर आप लोग सॉल्व करेंगे काफी अच्छा रहेगा। देखो जरा, द्विघात समीकरण 3x² - 4x 3x² - 4x बराबर 0 दिया। देखो यहाँ पे तीसरा टर्म नहीं दिया, कांस्टेंट अचर पद नहीं दिया है, मूलों का गुणनफल बताना है। तो देखो जरा, इसके दो मूल होंगे, मान लो अल्फा है, दूसरा वाला क्या है, बीटा है, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c दिया है क्या, नहीं दिया तो 0 मान लो, तो 0/a की जगह कितना है 3, तो 0/3, आंसर कितना आया 0। कौन सा वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरीके से अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। बाकी ये है, ये सारे ऑप्शनल क्वेश्चन का वीडियो था, ये जो वीडियो बना है ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन के ऊपर बना। ठीक है, इसको पास होना है वो ये ऑप्शनल वाले क्वेश्चन को, ऑप्शनल वाला वीडियो जो ये बना है इसको जरूर देखेगा। ठीक है, इतने से काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसे लगाया जाता है एग्जाम में। अब एक मैं छोटा सा बता दे रहा हूँ कि एग्जाम में कभी भी लिखना है तो ऐसे टिक लगा करके नहीं आ जाना, उसको थोड़ा सा सॉल्व करके तब लिखेंगे आंसर। तब इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसके ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है कि ये बच्चा अच्छा बच्चा है। ठीक है, जो लिखा है इसको नॉलेज है इसके बारे में, ऐसे तुक्का नहीं लगाया, ठीक है, नकल करके नहीं लगाया है। ठीक है, तो वो अपने आप को अलग दिखाने का एक तरीका है कि हम हाँ मतलब अच्छे से कॉपी झलकनी चाहिए पूरी अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ, 20 नंबर आप लोगों के कंफर्म हुए। ठीक है, इस तरीके से अगर लगाएंगे तो अब जरूरी नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन ही आ जाएं। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे लगभग मतलब कि हर एक टॉपिक को टच करते हुए मैंने ऑप्शनल क्वेश्चन को कवर किया है। अब इसी में से कोई ना कोई मतलब रिलेट करके क्वेश्चन बनाया जाएगा। ये सबसे दूरी है, मान लो उसको y कर देगा, यहाँ 7 की जगह 4 कर देगा। बताओ, जब ये पता चल गया तो फिर उससे भी निकाल सकते हैं। तो यही सारी बातें हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।